सेफ्टी ऑप्शन बन गए उनके सेफ्टी का ध्यान रखो जी सर आपको बताया विनोद सर बात भी रख सकते हैं तो खत्म हो जाते हैं पूरे विंडोज में भी अभी बना टेस्ट किए हैं स्मोक डिटेक्टर हां एक बार बना तो ऐसे वजह फॉल्स हो जाएगा फॉल्स सीधा लगा के देख तो पीली चली जला प्रेस स्मोक डिटेक्टर से स्प्रिंकलर जब करना यहां पे बस सुनो तो यहाँ पे सिर्फ ये पता चलेगा कि आप
मेरा मन का फर्स्ट फ्लोर से दम मार देंगे नहीं आएगा दम मार इसके पैसे पे भी ड्रामा नहीं देंगे मैं तुम्हारे दिल में दम की मारी वो कुछ नहीं पता आगे एक डिटेक्टर कितना एरिया कितने एरिया के लिए एकदम यहाँ से अरे और कोड के हिसाब से होता है कि इतने एरिया में कितनी दूरी पे लगाना है सोच के रिपीट करिए तो और ये 3 में जगह पे शुरुआत से 10 फीट होगा तो 5 Are you there? Yes sir. क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कीजिए सर. Actually, sharing शायद क्यों डिसमिस बताइए.
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं बनेगा। मालूम है आपको, पहले बताया जब मुझे कई दिनों से नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बार बार नहीं नहीं चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके पहले जब मेरे पास क्रेडिट कार्ड था और जब हैक होने की कोशिश की तो मैं प्रेजेंटेशन आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर होना स्टार्ट हुआ सर? नहीं, अभी नहीं हुआ सर। बोल रहा है कुछ ध्यान दो। क्या बस स्क्रीन शेयर हो गया आपको? नहीं अब अभी भी नहीं हुई, अभी आ रही है, हो गई होगी। हाँ सर अब हुई है सर? हो गई सर। 7 वेज में आया फायर एंड स्मोक कंट्रोल नंबर 6। तो नंबर 7 आता है इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। सेम इसी तरह से जब हमने यहाँ 7 कोर वैल्यूज इस सेफर वर्क प्लेस और एनएचपीसी की बात की, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की कोर वैल्यूज कंसिडर की गई है जो नेशनल और इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस में, जिनकी वजह से या जिनके कारण से ज्यादा इंसिडेंट हुए। लेकिन अगर यही ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे तरह से सोचती और काम करती तो शायद ये कोर वैल्यूज और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। क्योंकि किसी भी कोर वैल्यू को जब देखते हैं तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान उसका पहला कोर वैल्यू होता है जनरली, क्योंकि फायर सेफ्टी तो करना ही है, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है। डिजाइन तो करना ही है, डिजाइन के बिना कैसे होगा? तो डिजाइन कोई कोर वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो कोर वैल्यूज हम यहाँ लेके बैठे हुए हैं, ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि हम अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे है सेफ्टी अपग्रेडेशन फॉर ओल्डर हाइड्रो पावर स्टेशंस। ये जो कोर वैल्यू बनी होगी आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 साल पहले जब डिजाइन हुआ होगा प्लांट या ईएचएस सिस्टम डिजाइन किए गए होंगे, तो उस समय ये 7 कोर वैल्यूज की बात हुई हो। आज के समय पे ये कोर वैल्यू रेलिवेंट नहीं रही उतनी जितनी हो जानी चाहिए थी। ये ठीक उसी तरह की बात है कि जब हम परचेज के व्यक्ति को ये कहते हैं भैया सेफ्टी पे ध्यान दे, तो वो इस बात पे ध्यान देता है कि L1 कैसे करें, क्योंकि वो उसका कोर क्राइटेरिया है। अगर प्रोडक्शन का कोई साथी होता है तो उससे पूछते हैं कि सर आज प्रोडक्टिविटी कितनी रही, तो वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देता है। अगर एक्सीडेंट और नियर मिस की बात कहें तो उसको पता नहीं होता, वो सेफ्टी वाले की तरफ देखता है। जबकि सेफ्टी एंड क्वालिटी these are the integral part of each and every department because everyone is responsible for safety। चूंकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा पा रहा, नहीं कर पा रहा सुरक्षा के लिहाज से, इस वजह से एक्सीडेंट ना हो, इसी वजह से एक्सीडेंट हो, और एक्सीडेंट ना हो गवर्नमेंट ने स्पेशली ईएचएस प्रोफेशनल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रखा है। और यहाँ एक चीज और भी बहुत बड़ी और नोट करने की है कि
EHS प्रोफेशनल को ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप ये करो और ये कोर वैल्यूज आपको ही देखनी है। इसी पे आज चर्चा, ये 7 कोर वैल्यू जो हमारी थी, इनमें 7वां है इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। यदि हम इसको, ये सीट आपको दिख रही है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सीट दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये सीट दिखाई दे। ये सीट आ रही है आपके पास, दिख रही है सर। इसमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर इवैक्यूएशन प्लान पहला पार्ट है। और इस पहले पार्ट में अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर हम इसमें से कोई भी देखें, सपोज 1.4 है, ऑल एम्प्लॉय हैज बीन मेड अवेयर एंड आर पीरियोडिकली रिमाइंडेड ऑफ द इमरजेंसी। सर नेक्स्ट शीट ये तो इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट वाली शीट थी। अच्छा, अभी आपके पास स्लाइड यही आ रही है, इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। यस सर। ओके, मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं। नेक्स्ट वाली सर। अब आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं आ रही। कोई नेता भी नहीं। Is it there? जी सर, दिख रही है। तो इसमें कोर वैल्यू दी है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर इवैक्यूएशन प्लान। ये इसकी 8 की आइटम्स में से एक है जो मैंडेटरी है। अगर इसमें हम 1.8 पॉइंट को पढ़ें या किसी भी पॉइंट को चुनें और पढ़ें तो 1.8 है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन मीटिंग point has been defined for each area, each department and communicated to all employees with an established method to determine if all personnel have been evacuated. An up-to-date roll call are readily available to use, and that should be displayed on all public place inside the prominent area inside the premises. तो ये इतना बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है, इसका मंथली चार्ट है, ये 10 नंबर का चार्ट है। जब आप ये सभी काम करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस स्टैंडर्ड को लेकर 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। दूसरा, कन्फाइंड स्पेस एंट्री। तीसरा, आउट एंड टैग आउट एंड टेस्ट आउट, कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है तो लोटो का होना तो आपके यहाँ कोर वैल्यू होना चाहिए था। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस हैं सेफ्टी के, जब तक हम उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावटी वाली बात रहेगी और हम ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षा के एक्सट्रीम लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे नहीं ले जा सकते। अगर हमें ऑप्टिमम लेवल छूना है तो जो प्रेजेंट इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। और इन्हीं चीजों को लेके अब हम वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। यहाँ 7वीं कोर वैल्यू है जो होनी चाहिए थी नंबर 2 पे ऊपर, फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं जनरल सेफ्टी अवेयरनेस। शायद मैं जो दिखाना चाहता था वो मैं शायद समझा पाया कि ये सारे कोर वैल्यू सेफ्टी और हेल्थ से जुड़े हुए हैं। वर्किंग एट हाइट भी यहाँ पे बहुत बड़ा काम है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, हॉट वर्क, तो ये सब कोर वैल्यूज का यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा रोल है।
एनवायरमेंट से जुड़ी जो कोर वैल्यूज हैं, यहाँ पे चूंकि तेल है, स्पिल होता है और स्पिल के कई केस हुए होंगे, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में स्पिल कंट्रोल एक अपने आप में बहुत मेजर इशू है। स्पिल एंड लीकेज रेस्पॉन्स की एक कोर वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी। बल्क स्टोरेज पोटेंशियली हजार्ड्स मटेरियल एंड कंट्रोल, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंगित करती हैं कि हम उन कोर वैल्यूज पे अगर काम करें जो कोर वैल्यू हमारी ऑलरेडी, तो 7 कोर वैल्यू हमको दिखाई, सातों में जनरल सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका बहुत बड़ा रोल है। राइट सर। हम आते हैं जनरल सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर। जनरल सेफ्टी अवेयरनेस में 7 to 8 फैक्टर, उसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आप देख पा रहे हैं बैक ट्रे जी। अभी आपके सामने जो वो खुला हुआ है, क्या है स्लाइड? जनरल सेफ्टी अवेयरनेस। जनरल सेफ्टी अवेयरनेस। अजय भाटिया जी, आप पढ़ेंगे जनरल सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में क्या लिखा है? Yes, sir. So, sir, safety is understanding a danger exists and modifying what you do or how you do it to limit your exposure to the danger. Second point है freedom from risk which is not tolerable. And risk की जो formula दिया हुआ है, that is severity of harm into the probability of the occurrence of harm. करेक्ट। अब जब हम जनरल सेफ्टी की बात करते हैं तो जनरल सेफ्टी में हमें रिस्क और हजार्ड्स का जिक्र जरूर आता है, और रिस्क का जब जिक्र आता है तो उसमें यह देखा जाता है कि रिस्क टॉलरेबल है, इनटॉलरेबल है, सबस्टेंशियल है या डोमिनेंट है, और किस तरह से किस लेवल का रिस्क है, और उस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो रिस्क लीगल रिस्क हो, कोई डोमिनो रिस्क हो, एक बार उसका इम्पैक्ट पड़े और वो आपके कैरियर को और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इम्पैक्ट डाल दे। तो रिस्क का सीधा ताल्लुक रहता है हमारा जनरल सेफ्टी से। जिसको हम हीरा भी कहते हैं, हीरा। किसने नाम सुना है हीरे का? यस, हीरा। सुना हुआ सर। सर बताइए हीरे के बारे में कुछ थोड़ा सा। करेक्ट, हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इज हीरा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम उसका हीरा करते हैं तो उसके तमाम तरह के हम सभी पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, और हीरे का पर्पज क्या होता है? हीरे का पर्पज होता है कि हम हजार्ड्स आइडेंटिफाई करें, रिस्क असेसमेंट करें, और ये जो सिस्टम जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, ताकि एक्सीडेंट मिनिमाइज किया जा सके। उसका स्कोप कहाँ रहता है? उसका स्कोप और एप्लीकेबिलिटी रहती है हमारे प्रोडक्ट और जितनी भी एक्टिविटी हैं, सर्विसेज हैं कंपनी की, उन सब में, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट चेंज। और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है? हीरे के लिए या रिस्क के लिए या हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्स है मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी,
और ऑक्यूपायर और उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है अपडेटेड रजिस्टर ऑफ हीरा। और हीरा क्यों चाहिए, उसके क्रॉस रेफरेंस क्या है, कहां से निकला इस कागज की जरूरत क्यों है? कोई कहता है कि हम तो नहीं कराते सर हीरा, हमें तो जरूरत नहीं है। तो इसकी क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट है? यस, इसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और वो लीगल रिक्वायरमेंट कहां से निकलती है? वो निकलती है गजट से। गजट में मेंशन किया है कि विद इन 6 मंथ और 3 मंथ you will have to take ISO certification in the field of occupational health safety management system that was previously mentioned OSHAS 18001, जो अब ISO 45001 के नाम से जाना जाता है। Getting my point? Sir, clear? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आवाजें भी आपको बहुत ऐसी कम जा रही हूं? नहीं सर, नॉर्मल है सर। नॉर्मल है, करेक्ट। तो जब हम देखते हैं, एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर करता हूं जो और दूसरा वाला डॉक्यूमेंट आया दूसरा, जी हीरा में हम देखते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, EHS हजार्ड्स, EHS रिस्क, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, एक्सेप्टेबल रिस्क। सेफ्टी की बात है तो हम जनरल पे यहाँ बात करेंगे। और जब हीरा करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट डायग्राम, प्रोसेस चार्ट, उसका केमिकल स्टोर सिस्टम, उसके इक्विपमेंट और मशीन, स्टोरेज और लॉजिस्टिक सिस्टम पे ध्यान देते हैं और आइडेंटिफाइड करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि रिस्क और हजार्ड्स क्या क्या हैं। और रिस्क और हजार्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, टॉलरेबल और नॉन टॉलरेबल रिस्क अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। और वो करते हैं हम किसी भी एक्टिविटी को लेकर उसको सब एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं और सब एक्टिविटी में भी देखते हैं कि वो रूटीन एक्टिविटी है या नॉन रूटीन है। अगर रूटीन एक्टिविटी है तो उसका हमारे पास कंट्रोल मेजर्स क्या है, नॉन रूटीन एक्टिविटी है तो हमारे पास क्या उसका परमिट सिस्टम है, और उस एक्टिविटी से रिस्क कितना है, रिस्क इन टर्म्स ऑफ लाइकलीहुड और सिवियरिटी। आपको ये स्लाइड्स दिख रही हैं सर? नहीं दिख रही सर। लाइकलीहुड और सिवियरिटी। और जब हम किसी भी चीज की लाइकलीहुड और सिवियरिटी देखते हैं तो उसका क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में है, वो ट्राइवल रिस्क है, टॉलरेबल है, मॉडरेट है या हाई रिस्क है। सर स्लाइड दिख नहीं रही जी, स्लाइड्स नहीं दिख रही? नहीं दिख रही सर। मैं इसको दोबारा करता हूँ स्लाइड को। राशिद, what is talking with me? Listen what he is saying. Listen what he is saying. What is Hira?
It is not Hero and Moti. HIR. Pure form of power. What is it? I'm not asking full form. Explain what it is. Also let him understand. I'm having fire. ये सब स्लाइड्स Yes sir, दिख रही है अभी. ये क्लियर है ना? इम्पैक्ट चेक करते हैं कि इनपुट क्या है और कंट्रोल मेजर क्या है. तो इनपुट और कंट्रोल मेजर में हम साथ के साथ ये भी देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट किस चीज पे हैं. ये ऐसा तो नहीं जो रिस्क है. पीछे की स्लाइड अभी आप समझ नहीं पाए थे कि लाइक्लीहुड और सिवियरिटी. मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. ये स्लाइड में हटा के आपको वापस उसी स्लाइड पे लेके जाता हूँ. आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलें. मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे क्लियर. हम इस स्लाइड में थे पहले जहां से हम शुरू में गए थे. फ्रीडम फ्रॉम रिस्क विच इज नॉट टॉलरेबल. क्लियर. यस अजय. सिवियरिटी और हार्म के ऊपर ये दिख रही है ना सर? बिल्कुल स्लाइड क्लियर. अगर आप संभालोगे? वो तीन ने निकाल के आके बजे डाल देंगे. यस, एक क्वेश्चन है तो बताइए. आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं? अश्वनी जी, प्रशांत, नंबर. अश्वनी सर कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर ये चार्ट क्लियरली विजिबल नहीं है सर. जी, इसको एनलार्ज कीजिए ना सर, फुल स्क्रीन की. अब ठीक है. बेटर है सर पहले से. बेटर है. जनरल सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क विच इज नॉट टॉलरेबल. जब हम इस रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क सबसे पहले हजार्ड्स कहाँ से निकलते हैं? या तो केमिकल होगा या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव. ये हजार्ड्स होते हैं और हजार्ड्स को हम उसकी सीवियरिटी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखते हैं. सपोज एक पैनल है. पैनल के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल का काम करना है. इलेक्ट्रिकल के काम के दौरान हमने पैनल को लोटो कर लिया लेकिन टेस्ट नहीं किया. लोटो मीन्स लॉग आउट लगा दिया, टैग आउट भी कर लिया मगर टेस्ट आउट नहीं किया. केस स्टडी. क्लियर. जब हमने टेस्ट आउट नहीं किया और चूंकि हमारे पूरे पावर स्टेशन में किसी भी पैनल के ऊपर नोमेनक्लेचर नहीं है, नंबर नहीं लिखे हुए कि कौन से नंबर का पैनल
है ये, या इस पैनल का नाम क्या है, और ना ही स्विच बोर्ड पे पैनल के नंबर लिखे हुए। तो क्या इसके चांस नहीं है कि पैनल हम वही बंद करें या दूसरा बंद हो जाए? यस और नो? यस सर। चांस है ना? तो चांस है 50-50, हो भी सकता है वो ठीक हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पैनल दूसरा बंद हो गया और हमें काम ए पैनल पे करना हो और पैनल हमने गलती से बी स्विच ऑफ कर दिया हो। तो ये तो हुई प्रोबेबिलिटी 50-50। लेकिन अगर गलती से हमने जो दूसरा पैनल खोला हुआ है और काम उस पे कर रहे हैं जिसकी लाइट डिस्कनेक्ट नहीं है, तो सीवियरिटी जो होगी वो कितनी होगी? सीवियरिटी तो मैक्सिमम होगी ना, 100% होगी ना। क्यों सर? बिल्कुल सर। ये सीवियरिटी और प्रोबेबिलिटी का गुणात्मक योग, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ही रिस्क है। हमें किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन के बेस पे ये चेक करना है कि अगर वाकई वो रिस्क होता है तो क्या हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको बर्दाश्त कर लेंगे या नहीं। अगर किसी को करंट लगता है और कोई मर जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो रिस्क कौन सा हुआ? टॉलरेबल और अनटॉलरेबल? इनटॉलरेबल हुआ ना। बस यही चीज यहाँ पे हमने चेक करनी है किसी भी चीज को लेके। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं आपस में, और वो एक्सरसाइज डिस्कशन के तौर पे यही करेंगे। एक सिचुएशन है, 15 मीटर की हाइट के ऊपर किसी को वेल्डिंग वर्क करना है और वहां पे सीढ़ी भी नहीं है, वो इसके फोल्डिंग नहीं है, सीढ़ी है, लैडर लगी हुई है। इसका रिस्क असेसमेंट करना है। तो रिस्क में जब 15 मीटर की हाइट के ऊपर कोई जाएगा ऊपर, उसने सेफ्टी बेल्ट भी पहनी हुई है, हेलमेट भी पहना हुआ है, तो ये काम करने से पहले जब हम इसको वर्किंग एट हाइट का परमिट देंगे तो हम ये चेक करते हैं जनरली कि रिस्क कितना है। तो ये वर्किंग एट हाइट से पहले जनरल सेफ्टी को लेकर रिस्क कैलकुलेट करना है। और हम राइट हैंड साइड पे मेरे से जो साथी बैठे हैं यहीं से ही ऐड करना शुरू करेंगे कि वो इसको सब एक्टिविटी में बांटें। भाई हमारा उद्देश्य क्या है? 15 मीटर की हाइट के ऊपर वेल्डिंग करना है। तो क्या क्या हमें वहां ध्यान देना पड़ेगा कि हम वेल्डिंग का कटर वहां लेके जाएंगे ऊपर, वेल्डिंग मशीन भी लेके जाएंगे 15 मीटर के ऊपर, सीढ़ी से जाएंगे या प्लेटफॉर्म लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं? सर बताइए। यू सर उनके रहेगा इसमें हम प्लेटफॉर्म यस को लेके जाएंगे, वहाँ स्टेजेस के जो है हम स्कैफोल्डिंग टाइप का जो प्लेटफॉर्म है, इसका फोल्डिंग यूज करेंगे। करेक्ट। हाइड्रोलिक टाइप के प्लेटफॉर्म होंगे। अगर हमने स्कैफोल्डिंग यूज किया तो रिस्क कितना कम हो गया? क्योंकि स्कैफोल्ड ऊपर तक जाएगा, प्लेटफॉर्म होगा, उस पे सामान रखने की गुंजाइश होगी, उसमें टो लगे हुए होंगे, उसकी बेस प्लेट और ब्रास प्लेट लगी होगी, और नीचे से समतल होगा, लोड बेयरिंग कैपेसिटी हम उसकी कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो रिस्क ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन चांस कितने हैं गिरने के? पहले 50-50 थे, मगर अब चांस कितने हो गए? गिर भी सकता है लेकिन बड़ा कम चांस है गिरने के। मतलब कोई कूदना ही चाहे तो गिर सकता है इसके फोल्डिंग से भी, लेकिन चांस कम हो गए क्योंकि चारों तरफ बैरिकेटेड है, एरिया ऊपर से नीचे आने तक का प्रॉपर उसमें स्टेयरकेस लगे हुए हैं, हैंडरेल लगी हुई है, सेफ्टी टो लगे हुए हैं,
बंदे को हेलमेट भी दिया है, सेफ्टी बेल्ट भी है, और वेल्डिंग मशीन कहीं वो लाद के नहीं लेके जा रहा, वहीं प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है। तो रिस्क अगर लेकिन गिरता है, प्रोबेबिलिटी तो बड़ी कम है, लेकिन अगर गिरता है तो कितनी ज्यादा है? फिर 5 है। लेकिन गिरने के चांस कितने हैं? गिरने का चांस बस एक ही है। अगर 1 से 5 तक हम कैटेगराइज करें तो गिरने से प्रोबेबिलिटी 1 है और गिरने की सीवियरिटी 5 है। तो रिस्क कितना हुआ? 5 into 1, यानी कि 5 टॉलरेबल है, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यदि गिरने के चांस भी 5 ही हो, वो बिना स्कैफोल्डिंग के जाए वहां, है जी, तो गिरने के चांस 5 हैं। मगर यदि हम सेफ्टी नेट बांध दें वहां पे, भाई गिरने के चांस तो 5 हैं, पर गिर के मरेगा नहीं क्योंकि सेफ्टी नेट बंधा हुआ है। रिस्क 1 हो गया, तो फिर भी टॉलरेबल है। लेकिन यदि सेफ्टी नेट ना हो और स्कैफोल्डिंग के बिना जाए, तो गिरने के चांस कितने हैं? 50-50 हैं। 5 में से 3 चांस हैं कि वो गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता। लेकिन अगर गिरता है तो मरने के चांस तो पूरे हैं ना, 15 मीटर से गिर के। तो वहां 5 आ गया, तो 3 into 5 is equal to 15, दैट इज इनटॉलरेबल SN। और ये कौन सा रिस्क है? ये लीगल रिस्क है। लीगल रिस्क तो हो गया, लेकिन रिस्क में भी कौन सा? लीगल। इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो कानूनी तौर से आएगा, और कानून को झेलना, चूंकि मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड में एनवायरमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये 3 चीजें कंट्रोल करती हैं 4 को, और इन तीनों को भी कंट्रोल कौन करता है? लेजिस्लेटिव कंसर्न, जिसको बोलते हैं हम LC। अब दूसरा चांस देखते हैं। सर आप कुछ कह रहे हैं? जी। दूसरा है, अगर यही कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन जो काम करने गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट का आदमी हो, और कॉन्ट्रैक्ट का भी आदमी होने के साथ साथ, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के साथ साथ कोई पॉलिटिशियन भी से भी जुड़ा हुआ हो, किसी की सिफारिश से आया हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा IPC, इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी कंसर्न। IPC, इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी कंसर्न। और यही इंपैक्ट IPC के बजाय, ये ऊपर गया, वेल्डिंग करने गया था, लेकिन ऊपर में CO2 की लाइन लगी हुई थी और गलती से उसमें छेद हो गया, और ये हॉल के अंदर है, पूरे हॉल के ऊपर ही नीचे लोग काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? क्रोनिक इफेक्ट। ये क्या कर सकता है? लोगों को मार सकता है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वहां CO2 है या CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये क्रोनिक इफेक्ट। इस तरह से रिस्क को अलग अलग 4-5 कैटेगराइज तरीके से किया हुआ है, जिसके अलग अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं। एनवायरमेंटल रिस्क की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? एनवायरमेंटल रिस्क में एनर्जी एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन, क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, सब्स्टिट्यूशन पोल्यूशन कंट्रोल और पोल्यूशन प्रिवेंशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है। ये रिस्क हो सकते हैं या नहीं एनवायरमेंट के? रिसाइकिल, रीयूज और रिकवर है। वेस्ट ट्रीटमेंट से भी रिस्क क्रिएट हो सकता है, वेस्ट डिस्पोजल में भी रिस्क है। और ऑक्यूपेशनल रिस्क के लिए कंट्रोल मेजर क्या क्या हो सकते हैं?
जी सर। लेवल भी समझ आया थोड़ा सा। एक एक्टिविटी और करके देखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा शायद, अगर जो नहीं समझ आया होगा। एक एक्टिविटी से शायद हम थोड़ा सा और करीब से समझ सकते हैं इसको। मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्टिविटी लेके चलते हैं। कार ड्राइविंग है, आप घर से ऑफिस तक कार में आते हैं, और बारिश का सीजन है, ये एक्टिविटी है, आपको घर से ऑफिस आना है। आपने सेफ्टी बेल्ट भी लगाई हुई है, आप ड्राइवर भी अच्छे हैं, बीच में आप निकलते हैं, वहां थोड़ा सा जंगल आता है, अंधेरा है, और रात को स्लिपरी सरफेस हो रखी है, थोड़ा रोड भी टूट के नीचे गिर चुका होता है, आपको लगता है क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस होने के चांस कितने हैं? आपका अगला आदमी क्रॉस होके निकला है, निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते। रेटिंग प्रोबेबिलिटी यदि हम 1 to 5 तक दें, तो रेटिंग में आता है कि हम 3 चांस हैं, 50-50 है। लेकिन यदि गिरते हैं नीचे, कोई भी व्यक्ति, एक सिनेरियो है ये, तो नीचे गिरते हैं, नीचे तो 200 मीटर गहरी खाई है, तो ऐसी सिचुएशन में रिस्क किस लेवल का है? प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन सिवियरिटी बहुत ज्यादा है। तो हमें सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी को ही कैलकुलेट करना है, वो ही रिस्क है। लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस, अगर वेरी लाइकली है और फ्रीक्वेंटली हो सकता है, यदि लाइकली है, अनलाइकली है, या हाईली अनलाइकली है, इस तरह से हम इसको कॉन्सिक्वेंस कर सकते हैं कि वो फैटल एक्सीडेंट है, या सीरियस इंजरी हो सकती है, या हाई पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है, या प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है, या बिजनेस की रेपुटेशन गिर सकती है। आपको ध्यान है, आपने एक मैगी का केस सुना होगा। मैगी के केस में क्या हुआ था? एक छोटा सा रिस्क पैदा हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन थी CSC, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैगी के अंदर लेड कंटेंट है मैगी में, और चूंकि लेड कंटेंट कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोजिंग है, तो पूरी दुनिया में मैगी का प्रोडक्शन एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो गया। अब जरूरी नहीं था कि वो हो, लेकिन लोगों ने सोचा यार हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अगर हो गया तो लोगों ने मैगी ही खाना छोड़ दिया। किस बात की वजह से? क्योंकि उसकी सिवियरिटी बहुत हाई थी। और हुआ क्या, ये कौन सा कंसर्न था? डोमिनो कंसर्न था। DC एक जगह न्यूज पहुंची कि मैगी ऐसे ऐसे इशू है, दूसरी जगह पहुंची वहां भी बंद, तीसरी जगह पहुंची वहां भी बंद। मैगी को 5,500 टन मैगी और उसका रॉ प्रोडक्ट इंपैक्ट हुआ था, और कई ट्रेन भर के उन्होंने उसको बर्न करवाया था, बर्न जलवाया था जी। तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है सीरियस। नेक्स्ट, रिस्क के ऊपर क्लियरिटी हुई थोड़ा। रिस्क असेसमेंट, यदि हम स्केल देखते हैं कवरेज के अकॉर्डिंग, उसकी सीवियरिटी डिग्री ऑफ हजार्ड्स के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, और ड्यूरेशन उसके टाइम के अकॉर्डिंग, और एग्जिस्टिंग कंट्रोल जो वहां पे हमने लगाए हुए हैं। Probability that this potential will be realized, taking into account that likely severity of the harm. Risk is therefore a combination of, किस किस का कॉम्बिनेशन है?
कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी, रिस्क, कॉन्सिक्वेंस और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। और जब हम इस रिस्क के अकॉर्डिंग फ्रैंक बर्ड की थ्योरी पे काम करते हैं, तो वो थ्योरी क्या है कि यदि इंडस्ट्री के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, सीरियस एक्सीडेंट यदि एक होता है, तो माइनर एक्सीडेंट उस समय 10 हो चुके होते हैं, और प्रॉपर्टी डैमेज 30 बार हो चुकी होती है, प्रॉपर्टी डैमेज या प्रोडक्शन लॉस या रेपुटेशन लॉस, और 600 बार माइनर इंसिडेंट हो चुके होते हैं। अगर हमारे इंडस्ट्री में 600 माइनर एक्सीडेंट हुए और वो रिपोर्टेड हैं, तो उस कंडीशन में यदि एक डिसेबिलिटी भी हो जाती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है टॉप मैनेजमेंट को, और वो हो सकती है साइंटिफिकली, क्योंकि उससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सीडेंट पे ध्यान दे रही है, रिपोर्ट कर रही है। लेकिन यदि कोई भी एक्सीडेंट तो रिपोर्ट नहीं होता, कभी भी नियर मिस रिपोर्ट नहीं होती, लोग बताते ही नहीं, इसका मतलब है कि लोग एक्सीडेंट प्रिवेंशन पे काम नहीं करते। और यदि फेल्योर होती है, इसका मतलब ये थ्योरी कहती है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे अपना। ये सिद्धांत है EHS का। ये एक्सीडेंट रेशो पिरामिड बहुत फेमस है, इसके मल्टीपल इंपैक्ट हैं। आप इस चीज को ऐसे समझो, एक बच्चे ने 10वीं का एग्जाम दिया, हर बार एग्जाम दे के घर आया, पापा ने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ? पापा जी बेस्ट, बहुत अच्छा। फिजिक्स का हुआ बहुत अच्छा, केमिस्ट्री बहुत अच्छा, बायो बहुत अच्छा। और जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन फेल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन किया उस बच्चे ने, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये है कि वो झूठ बोल रहा था। इसमें ये नहीं है कि उसने एग्जाम खराब किया या टीचर ने गलत अंक किया, बल्कि थ्योरी कहती है। अब ये थ्योरी तो बच्चे ने नहीं पढ़ी होती, और ये थ्योरी जनरली इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट जाती है, तो जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि भैया ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, आप ये बताओ एक्सीडेंट का कारण क्या है। हम कहते हैं कि कारण कुछ नहीं, वो नेग्लिजेंसी है। ये कोई कारण नहीं होता, नेग्लिजेंसी कोई कारण नहीं है। रूट कोज है आइदर अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। यदि अनसेफ एक्ट हो रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व क्यों नहीं किया? आपके पास मैट्रिक्स क्या है जनरल सेफ्टी में उसको कंट्रोल करने की? और यदि अनसेफ एक्ट नहीं, अनसेफ कंडीशन है, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और वो करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन प्लान क्यों नहीं बना? दैट इज द RCA। और वहीं से ही निकल के आता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, जिसको हमने नाम दिया था सुबह इरिक पीडी। इरिक पीडी पे हमारी चर्चा नहीं हुई। और 10 मिनट हायरार्की ऑफ कंट्रोल हैजार्ड्स, हायरार्की ऑफ कंट्रोल रिस्क। क्या हायरार्की हो सकती है कि हम रिस्क को कम करें या मिटिगेट या खत्म करें? कौन साथी बताएगा? इस स्लाइड को पढ़ें। स्लाइड इज क्लियर? हेलो सर, स्लाइड है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जी। इसमें फर्स्ट वर्ड है एलिमिनेट ओब्लिक सब्स्टिट्यूट। करेक्ट। एक्चुअली ये स्लाइड कहना चाहती है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूं, ये कहना चाहती है कि हायरार्की क्या है रिस्क को कंट्रोल करने की, या हम दूसरे शब्दों में कहें हायरार्की ऑफ कंट्रोल हजार्ड्स। हजार्ड्स वो चीज है जिससे एक्सीडेंट होता है, और रिस्क वो है जो एक्सीडेंट होने के बाद खतरा। खतरा वो है जो हो सकता है, जो नुकसान हो सकता है।
तो उस रिस्क को कंट्रोल करने की हायरार्की क्या है? हायरार्की है कि किसी चीज को इरिकपीडिकेट उस पर लेके, इरिकपीडी के सिद्धांत के ऊपर। इरिकपीडी का जब सिद्धांत आता है तो उसको आप पहला ई से क्या लिखेंगे? आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली। ये न केवल इंडस्ट्री बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काम आने वाली थ्योरी है। इरिकपीडी, ERICPD, इरिकपीडी। ई से बनता है एलिमिनेशन। कोई भी समस्या जो आपके सामने आई उसे एलिमिनेट कर दो। ये इरिकपीडी के सिद्धांत का कंक्लूजन है, और यही हायरार्की टू कंट्रोल हजार्ड्स और हायरार्की टू कंट्रोल रिस्क है। आर से रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज मत करो। अगर आपको कहीं 25 एम्पियर का ही सॉकेट लगाना है तो वहां पे 25 एम्पियर का ही लगेगा, न कि 15 एम्पियर का, न कि 35 एम्पियर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई से आइसोलेशन। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती समस्या या हजार्ड्स तो उसको आइसोलेट कर दो। अगर बार बार पैनल डिस्टर्ब करता है तो उसको क्या कर दो? पैनल को आइसोलेट कर दो। उसमें बार बार आग लगती है तो, और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। सी से कंट्रोल। अगर आप आइसोलेट भी नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन है आइसोलेट नहीं हो पा रही चीज, तो कंट्रोल लगाओ। कौन से कंट्रोल? सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल। जैसे पैनल में अगर चांस है, आपको लगता है फायर हो सकती है, तो थर्मोकपल लगा दिया पीछे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। ठीक है जी, इंजीनियरिंग कंट्रोल। अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल से भी काम नहीं हुआ तो प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसीजर ऐसा बना दिया कि अगर यहां से इंजीनियरिंग कंट्रोल भी फेल हो गया तो जैसे ही 60 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली कोई बल्ब है जो डिटेक्शन सिस्टम, स्मोक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, वो ब्रास्ट होगा और ऑटोमेटिकली वाटर स्प्रे चल जाएंगे, स्प्रिंकलर। प्रोसीजर ऐसा कर दिया। यदि इंजीनियरिंग, प्रोसीजरल कंट्रोल और प्रोसेस कंट्रोल भी फेल हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां काम करता है। जो काम करता है इट इज से ITIS। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थर्ड कंट्रोल है इरिकपीडी के सी पार्ट का। जो काम करता है इट इज, आई से इंफॉर्मेशन, टी से ट्रेनिंग। पहले आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि आज ट्रेनिंग होएगी जनरल सेफ्टी की, तो ट्रेनिंग हो रही है आज। नेक्स्ट आई से है इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन लिखे सुबह कि आप मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट मोड पे रखेंगे, बातें कम करेंगे और सब्जेक्ट को समझेंगे, तो इंस्ट्रक्शन दिए। चूंकि सीनियर हैं और आपके पास मोतियों से भरा हुआ घड़ा जो पहले से ही है, तो हो सकता है कुछ बातें नहीं हम समझा पाए हों। तो इट इज में तीसरा है इंस्ट्रक्शन और चौथा है सुपरविजन। दैट्स कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इरिकपीडी में सी के अंदर थर्ड। नेक्स्ट आता है ERIC। पी से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPEs। क्या होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स? PPEs होते हैं दो तरह के। पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति है, दो ही तरह के PPEs काम करते हैं, एक रेस्पिरेटरी, एक नॉन रेस्पिरेटरी।
एक तो वो जो के आंतरिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट्स कम्स अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरे दिए जाते हैं नॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे सेफ्टी शू है, सेफ्टी ग्लव्स हैं, हेलमेट है, सेफ्टी जैकेट है। क्लियर फ्रेंड्स? रेस्पिरेटरी क्या होता है? स्काबा है, सेफ्टी मास्क है, N95 मास्क जिसकी बड़ी चर्चा रही है पूरे साल, पिछले साल भी इस साल भी, N95 मास्क। नेक्स्ट आता है डी, इरेक्टपीडी के अंदर नेक्स्ट है डी। डी से है डिसिप्लिन। अगर हमारे पास सब कुछ है और हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो हमारा डिसिप्लिन ठीक नहीं हो सकता। एटीट्यूड प्लस बिहेवियर कम्स एंड क्रिएट कल्चर। एटीट्यूड और बिहेवियर क्रिएट कल्चर। तो जैसे ही डिसिप्लिन खराब होगा तो हमारी कल्चर खराब हो जाएगी, और कल्चर खराब होगी ऑर्गेनाइजेशन में फायर, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस ये होंगे तो, लेकिन रिपोर्ट नहीं होंगे। हम बातें करते रहेंगे कि हमारे यहाँ सेफ्टी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही पूछेंगे कि सेफ्टी कौन करता है, कौन है आपका सेफ्टी हेड, तो सब फायर सेफ्टी की तरफ देखेंगे, तो ये नहीं कहेगा कि सेफ्टी हेड मैं हूँ। और जहाँ अच्छी सेफ्टी होती है वहाँ ये तो डेजिग्नेटेड तो सेफ्टी हेड काला राम की हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम सब लोग सेफ्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इरिकपीडी सिद्धांत में किसी का कोई क्वेश्चन? श्रीशैलम डैम के अंदर एक इरिकपीडी बाईपास की वजह से एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। किन्हीं साथी को पता है क्या था वो? 1998 में डैम फेल्योर हुआ था, श्रीशैलम डैम। और इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात थी जिसके ऊपर हमेशा हम काम करते रहे हैं कि अंडरग्राउंड पावर हाउस में सबमर्जेंस हुई थी कि वहां सब कुछ डूब गया था ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। वहीं से ही पैदा हुआ ये 7 सिद्धांत जो सेफ वर्क प्लेस के बारे में कहते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजों में हमें क्लियरिटी नहीं है उस लेवल पे। जब हम आते हैं NHPC के CEA रेगुलेशन के ऊपर, तो उस रेगुलेशन में ऑटोमेटिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस के ऊपर सेपरेट डिटेल्ड वर्क किया है। और उस डिटेल वर्क में ये है कि सेफ्टी और क्वालिटी ये इंटीग्रल पार्ट है। चाहे वहां एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर हो, या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर कोई विजिटर हो, everyone is equal in terms of safety and occupier is solely responsible for that। ये occupier वाली बात कब आई? ये आई है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड 2020 जो देश के अंदर अब इम्प्लीमेंटेड है। NHPC की रिक्वायरमेंट रही है कि वो अपने सिस्टम में IS 14489 सॉरी IS 18001 IS, ये IS ना होके ये है OSHAS 18001। ये सर्टिफिकेशन उनको लेना ही है जैसे ही सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। और जैसे ही हम इस सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो
इस सर्टिफिकेशन के आने से पहले ही हमें अपने यहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हीरा बनाना होता है, कंपनी का मैनुअल होता है, हमारा लेवल 1 मैनुअल होता है, रजिस्टर ऑफ रेगुलेशन होता है, और सभी एसओपी डेवलप करनी होती है, और वो एसओपी फॉलो होती है, ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन होता है, और ट्रेनिंग सेशन होते हैं। और ट्रेनिंग सेशन में बाकायदा मंथली ट्रेनिंग शेड्यूल डेवलप होता है ईएचएस का सेपरेटली, जहां पे एसओपी, मैनेजमेंट चेंज, होट वर्क, वर्किंग एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ऑन साइट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, मूक ड्रिल, इन सब के ऊपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल वर्क होती है। और वहां पे होते हैं ऑडिट, लीगल कंप्लायंस ऑडिट, हीरा ऑडिट, गैप एनालिसिस ऑडिट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑडिट, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑडिट। ये मंथली ऑडिट भी होते हैं, जो कि एनएचपीसी लिमिटेड के अंदर बहुत जहां अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट की, बहुत स्कोप है। सेफ्टी प्रायोरिटीज एनएचपीसी, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओशास जो अब आईएसओ 14001 है, एक्सीडेंट मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, occupational health and medical facilities, on-site emergency preparedness plan, and that plan should be displayed at a prominent area of all prominent location of all plants. Our prevention, detection and protection system, safety during project and operational phase, including domino impact, legal aspects, interested third party impact, and reputation impact as well. Electrical safety, dam safety, and safety audit, ये प्रायोरिटीज हैं। अब आते हैं जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर। जब हम जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करते हैं तो मिटिगेशन मेजर्स जो डिस्कस होते हैं, वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करना और अनसेफ कंडीशन और ऑपरेशन को किसी भी कंडीशन में ना करना, और डू नॉट बाईपास द इंटरलॉक अनलेस इंचार्ज ना कह दे। लेकिन क्या इंचार्ज के कहने के बाद पास कर लोगे? मेरा सवाल है ये। अगर इंचार्ज कहता है कि बाईपास कर दो, तो क्या तब बाईपास करना? हाथ उठाएं जिस जिसको ठीक लगता है। इस लाइन से कौन कौन सहमत हैं? ठीक नहीं है सर। ठीक नहीं है ना? बस यही चीज है कि जिस तरह का ये एक छोटा सा गैप है, हमें छोटी सी लाइन लगती है, इसी तरह के गैप हैं जो इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस के, क्योंकि अभी हम कुछ दौर में हैं कि चलता है यार, कुछ नहीं होता। मुझे 40 साल हो गए यहाँ काम करते, कुछ नहीं हुआ आज तक, कहीं आग नहीं लगती, कोई आसमान नहीं गिर रहा है यहाँ सिल पे, क्यों हेलमेट ओढ़ना। और यही सब चीजें एक दिन एक बड़ी एक्सीडेंट को जन्म देती हैं और बड़े डिजास्टर को जन्म देती हैं। मैं एक लोकेशन का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वहां पिछले साल देखा उसकी उस एरिया की स्टडी की और ये जाना कि यहाँ फ्लड आने के बहुत चांस हैं। मेरे पास टीम है मेरी पूरी और कई लोग काम करते हैं साथ में, तो मैंने कहा उनका J&K के इस एरिया का आप ट्रोपोग्राफी सीट स्टडी करो और पिछले साल कब कब यहाँ कितना कितना बारिश का वो रहा और क्या इसका कैचमेंट एरिया है, इन सब की स्टडी करके एक बार ये देखो ये रिस्क तो नहीं है। यहाँ 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ थर्मल के कई प्रोजेक्ट चले हुए हैं, चिनाब वैली कारपोरेशन, उन्होंने बताया सर यहाँ तो बहुत हैवी रिस्क है। हमने कहा रिस्क है, आप अपनी तरफ से एक मेल ड्राफ्ट करो और वहाँ ऑन साइट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान के बारे में उनको बताओ कि सर यहाँ रिस्क है
और क्या हम इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में उस काम को देखते थे एचआर, और एचआर के साथ लीगल, और फाइनली वो ऐसे ही फाइल घूमती रही। और कुछ महीने पहले वहां मेजर डिजास्टर हुआ, वो स्पॉटलाइट और स्ट्रीम लाइट न्यूज थी, और उस डिजास्टर में बहुत बड़ा लॉस हुआ, न केवल प्रॉपर्टी का बल्कि मैन पावर का। तो जो ये प्रिकॉशन है जिस पे इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी काम करती है, मैं वहां एक इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी था, कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे लगा मेरे देश की ऑर्गेनाइजेशन है, हमें काम करना चाहिए। और उन्होंने काम नहीं, मौका नहीं दिया, एक्सीडेंट हुआ। और जो लोग बचे हुए हैं उनको पता तो है कि किसी ने ऊपर भेजा था कि हमें ऑन साइट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान के ऊपर काम करना है, हमें करना चाहिए। तो इसी तरह की चीजें हैं जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में, कि हमें उन तमाम चीजों पे काम करना चाहिए जो आज थोड़ी थोड़ी डिस्कस हुई हैं। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि ट्रेनिंग हम थोड़े अलग ट्रैक के ऊपर लेके चले गए, लेकिन वो अलग ट्रैक पे नहीं थी, क्योंकि स्लाइड के ऊपर, स्लाइड तो आप पढ़ ही लेंगे, हमें बात करनी थी उन बातों के ऊपर जो इन स्लाइड के पीछे छुपी हुई है, जो पहलू हैं। हमें हेड ऊपर दिखता है तो टेल नीचे है, और सेफ्टी सीधा सीधा उस टेल को देखने का प्रयास है। जैसे ही हम जेड एक्सिस पे पहुंचते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जेड एक्सिस आप समझते होंगे शायद, मैथ के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर दो ही एक्सिस होते तो वाई और जेड एक्सिस का नाम आता। अगर सिर्फ दो एक्सिस होते तो हम हमेशा वाई और जेड एक्सिस पे चर्चा करते, एक्स और वाई पे नहीं। लेकिन चूंकि तीन एक्सिस होते हैं मैथ के अंदर, तीन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और पहले तीनों एक्सिस के ऊपर ही हमारे ऋषि मुनि काम करते थे। क्योंकि उस समय ब्लैक बोर्ड नहीं था, प्रोजेक्टर नहीं थे, तो वो एक्चुअल अगर उनको दिखाना है गोला क्या होता है तो गोला दिखा देते थे ज्ञान, अगर उनको दिखाना त्रिभुज क्या होता है तो त्रिभुज दिखाते थे, अगर उनको लगता है कि हमें समबाहु चतुर्भुज दिखाना तो वो दिखाते थे। तो माय पॉइंट इज हियर, जेड एक्सिस के ऊपर काम करते थे, और सेफ्टी कहीं ना कहीं जेड एक्सिस है। जैसे ही हम जेड एक्सिस देखते हैं तो हमारी सुरक्षा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी तय हो जाती है। तो इसी पे हमने यहाँ काम करना है। अगर सिक्के के अंदर एक हेड ऊपर है तो टेल नीचे है, और वो जो टेल नीचे है वो देखना है ताकि हम मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड को बचा सकें। एनवायरमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी करते हुए जो लीगल लेजिस्लेटिव नीड है उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, कोई किसी का क्वेश्चन इस बीच? जब जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करते हैं तो वो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, और इंसिडेंट मैनेजमेंट उसका बहुत बड़ा पार्ट है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट के पीछे सबसे एसेंशियल इशू है कि या तो कहीं ना कहीं अनसेफ एक्ट इन्वॉल्व है या अनसेफ कंडीशन। और यदि हम इरिकपीडी के सिद्धांत पे काम करते हुए जब हम डिसिप्लिन पे काम करते हैं तो डिसिप्लिन काम करता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर, बीबीएस के ऊपर। और बीबीएस यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चालू करते हैं तो वहां पे कोई अच्छा करता है उसको अच्छा रिमार्क देना होता है, और बुरा करता है उसको भी रिमार्क देना होता है, और उसका एक डाटा जनरेट होता है। और डेली, वीकली, मंथली वो हर व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 नियर मिस अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट बताना होता है, और उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। और उसमें जो ओपन पॉइंट होते हैं
जो कमियां दिखती हैं वो कमियां क्लोज होती हैं, और ये कार्रवाई धीरे धीरे होते होते 1 साल 6 महीने के अंदर हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इंडस्ट्री में छोटी छोटी बातें सब प्लग हो जाती हैं और सब ब्लॉक हो जाती हैं और एक्सीडेंट का चांस खत्म हो जाता है। जैसे हमने देखा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह सीआईएसएफ ड्यूटी करती है। सीआईएसएफ में मोस्टली जनरल ड्यूटी ऑफिसर के लोग लेवल के लोग आते हैं, जो सिपाही लेवल के होते हैं, जो 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल करते हैं और ग्रामीण एरिया से जुड़े हैं, तो वो जनरली स्मोकिंग करते हैं उनमें कई एक लोग। तो हमें पता रहता है कि ये फला आदमी स्मोकिंग करता है। पता होने के बावजूद भी हम हाइड करते हैं और उस बात को बचा के रखते हैं, हम रिपोर्टिंग नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट नहीं करते। एक दिन क्या होता है, हमारे पास सामान आया हुआ होता है, उसमें ऑयल के ड्रम भी होते हैं और ऑयल के ड्रम रात को गाड़ी पहुंचती है हाउस पे पावर स्टेशन पे, और वो ऑयल ड्रम की गाड़ी वहीं अपना खड़ी रहती है कि कल अनलोड करेंगे। केस स्टडी है एक। और रात को जो स्मोकिंग करता था, पहले वो दिन की ड्यूटी में था, उस दिन वो रात को आ जाता है, उसको नहीं पता कि ऑयल के ड्रम है यहाँ और जो है ये पूरी गाड़ी खड़ी हुई है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्रम रहते हैं और वो बीड़ी जलाता है और तिल्ली जो फेंकता है जली हुई, वो ट्रॉली में ऐसे ही अंधेरे की वजह से या कैसे भी कहो वो ट्रॉली में गिर जाती है और एक एक्सीडेंट जनरेट होता है। और कहां से पैदा हुआ एक्सीडेंट और क्या करता है, उसके बराबर में नीचे नए प्रोजेक्ट लागू चालू होता है और केबल पड़े होते हैं बड़े बड़े, वो कन्वर्ट होता है ब्लास्ट में और पूरे एरिया की बिजली कट जाती है। हॉस्पिटल में 25 से 30 लोग मर जाते हैं जो वेंटिलेशन पे थे, जहां पावर सप्लाई नहीं होती, और बहुत मेजर लॉसेस होते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का इम्पैक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसकी लाइक्लीहुड तो कम है लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। और इसी चीज को लेके हम जब 4 प्रायोरिटी होती हैं किसी एक्सीडेंट की, कि सबसे पहले मैन को बचाओ, फिर प्रायोरिटी होती है कि हम मेथड को बचाएं, प्रॉपर्टीज बचाएं, मशीनरी बचाएं और फिर इन्वेस्टिगेशन करें। तो वहां से सब कुछ आता है और वो सब करना होता है दोस्तों। और उसके लिए काम आता है YY एनालिसिस या 5W1H। एक्सीडेंट किसके साथ हुआ, कौन था, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ और कैसे हुआ। इसको हम YY एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं, फिशबोन थ्योरी से भी निकाल सकते हैं और RCA से भी निकाल सकते हैं। क्या कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स? क्योंकि अब सेशन को ऑलमोस्ट बंद करने का समय है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस बीच तो मैं निश्चित रूप से आई फील हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट, क्योंकि इन सब डेफिनेशन और ये जो चीजें हमने इरिक पीडी को लेके कही, जनरल सेफ्टी का एक बड़ा पार्ट है और यहाँ रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। और रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन में चाहे नियर मिस हो, एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट हो, उसके फॉर्म दिए हुए हैं फैक्ट्री एक्ट में भी और कोड ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस में भी, वे आपको आपके गजट में भी मिलेंगे। सिर्फ इसमें मैं एंड करने से पहले सेशन को यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी आपके पास है, कोई भी नियर मिस होती है, कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, उस सब को रिपोर्ट जरूर करो हर हाल में। जब आप उसको रिपोर्ट करते हो उस दौरान आप उसके लिए वातावरण बनाते हो, और वातावरण बनाते हो सुरक्षा का। और जैसे ही एक एक एक्सीडेंट को हम रिपोर्ट करते हैं तो वो एक्सीडेंट, उसकी कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं
और कॉन्सिक्वेंस कम होने से हमारा लेवल ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होता है इंडस्ट्री के अंदर। और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्री में? सेफ्टी के लेवल को बढ़ाना, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। कोई साथी कुछ क्वेश्चन करना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, इसको सेशन को करने से पहले, सेशन को समाप्ति से पहले, जो अगले 5 मिनट में हम समाप्त करने जा रहे हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो सुरक्षा प्रतिज्ञा करते हैं और फिर सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है सर? पहले मैं बोलता हूं यहाँ सुरक्षा प्रतिज्ञा, आप सुनेंगे या दोहराएंगे साथ में? पहले मैं बोलूंगा फिर आप वहां से बोलेंगे। हाथ ऐसे करेंगे, सब हाथ उठा लेंगे अपना। माइक ऑन करो, माइक ऑन करके आगे आ जाइए। माइक ऑन करके सभी साथी आगे आ जाएंगे। मेरे राइट हैंड साइड में, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में। इधर आइए, ये भी तो खाली, इधर ये सारी टेबल खाली है। इस साइड आ जाइए। इक्वल रोटी खानी है, हमको जोर लाऊंगा तो उधर उनके साथ करें, चल पड़ा। अच्छा एक चीज और भी है, मैं वो बात भी ऐड कर दूं। एक्चुअली मैं अभी अडानी के यहाँ कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग दे रहा था। अडानी के मुद्रा पोर्ट के ऊपर करीब 50,000 व्हीकल डेली जाते हैं और उन 50,000 व्हीकल में अडानी पोर्ट में, मुद्रा पोर्ट में 1 लाख के आसपास ड्राइवर और हेल्पर होते हैं। वहां पे इन जनरल एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो हमने इससे ऐसे लोगों को कांटेक्ट किया जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और मिनिमाइजेशन में विश्वास करते हैं और वो काम करते हैं। तो मेरा रिज्यूम वहां सेलेक्ट हुआ एक्सीडेंट मिनिमाइजेशन के लिए और हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन वहां के लिए बनाया, सेफ्टी लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक छोटी सी वर्कशॉप है, 5 मिनट की। आपसे सवाल पूछेंगे कि आपके जीवन में जो भी कोई व्यक्ति जिससे आप एडमायर हुए हों, जिससे आप अपने जीवन में बड़े प्रभावित हुए हों, जिसकी छाप पड़ी हो आपके ऊपर, कोई भी साथी अपना एक साथी कोई नाम बताएगा राइट हैंड साइड से जी। कोई वो आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई फिल्मी स्टार हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी एक टेस्ट है आपका आज का। जी कोई भी साथी आप वॉलंटियरली अपना हाथ उठाए। आप तो रहते ही हैं। अरे आप हो बोलिए, अपना सब कुछ है। मोदी पसंद है किसी को? जी को ये सबसे ज्यादा मोदी में क्या पसंद है? अरे एक तो वो काफी मतलब ईमानदार नेता है और ईमानदारी है। हाँ जी। नंबर 2 हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्कर तो बहुत है। नंबर 3 कमिटेड है। मतलब जो एक बार ठान लेते हैं उसको मतलब फिर यस, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ। एक्चुअली जो नेता होता है ना, नेता
जो लीडर होता है उसमें मानवीय गुण होते हैं। वो लीडर जब ही बन सकता है जब उसमें मानवीय गुण हो, जो स्त्रीण गुण हो, स्त्री की तरह के गुण हो। स्त्री कभी भी नुकसान नहीं करती जब तक उसको कोई नुकसान नहीं करता। स्त्री का मूल गुण है प्रेम। आप स्त्री को एक चीज दो, वो 3 करके 5 करके मल्टीपल करके आपको रिटर्न करती है। धरती माता का एग्जाम्पल देख लो आप, बीज कितना बोते हो, एक दाना बोते हो गेहूं का और कितने गेहूं निकलते हैं। तो जो लीडर है, लीडर के अंदर मानवीय गुण है। वो हार्ड वर्कर होगा, वो टाइम का पंक्चुअल होगा, वो ईमानदार होगा, कोई भी हो सकता है। वो डाउन टू अर्थ होगा, सादा होगा, वो चीजों को समझता होगा, उसका एनालिटिकल स्किल बिल्कुल अलग होगा। तो जब हम इन सब बातों को देखते हैं और देखते हैं कि अगर इंडस्ट्री के अंदर एक सामान्य व्यक्ति को कुछ बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो उसको एक लीडर बनाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति लीडर बनता है, फिर वो एक्सीडेंट होने नहीं देगा। अगर उसको कहीं भी अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट या अनसेफ बिहेवियर लगेगा, दिखेगा, तो रोकेगा। वो कोशिश करेगा कि ना हो ऐसा। अगर वो किसी और को नहीं कह पाया तो वो खुद करेगा उस काम को, बट वो एक्सीडेंट रोक लेगा। ये पक्का है। और हमने ये जाना कि एक मैनेजर में और एक लीडर में यही डिफरेंस है। एक मैनेजर मैनेज तो कर लेगा, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर लेगा। और मैनेज का मीनिंग ही वही है कि वो चीजें उस लेवल पे थी नहीं, लेकिन मैनेज करके, मेंटेन करके उस लेवल पे रखी हैं। मगर एक लीडर मैनेज नहीं करेगा। लीडर के 6 से 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। लीडर नो देयर पीपल, लीडर अपने लोगों को जानता है। लीडर नो देयर प्रोसेस, लीडर नो देयर सिस्टम, लीडर फॉलो द सिस्टम, लीडर मेक पाथ, लीड द पाथ। वो जो खुद करता है वो लोगों को सिखा सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। और लीडर में मानवीय गुण होते हैं। और यही वो चीज है जो एक्सीडेंट होने से रोकती है और जो एक्सीडेंट नहीं होने दे सकती। तो जैसे ही हम एक सामान्य व्यक्ति से लीडरशिप के कैरेक्टर अपने अंदर पैदा करते हैं या उनकी तरह से जीते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि इरिक पीढ़ी पे काम होना होता है। बल्कि फ्रैंक बर्ड थ्योरी को हम मानने लगते हैं। फ्रैंक बर्ड थ्योरी कहती है कि अगर इंडस्ट्री में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो उससे पहले उस तरह के 10 माइनर एक्सीडेंट हो चुके होते हैं। अगर वो किसी ने नहीं बताए और इंडस्ट्री में एक मेजर एक्सीडेंट की घटना आई, तो इंडस्ट्री के लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुए, क्योंकि वो होने हुए ही जब है कि 10 बार माइनर हुए, जब रोका नहीं गया उनको, तो तब मेजर में कन्वर्ट हुआ। और इससे पहले 600 बार नियर मिस हुई, यानी कि एक्सीडेंट होने को थे लेकिन हुए नहीं, बच गए। और यदि हमें वो एक फैटल एक्सीडेंट रोकना है तो वो 600 नियर मिस पकड़नी पड़ेगी। अगर हम 600 नियर मिस होने से पहले ही रोक देंगे, कैसे रोकेंगे? अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करके उनको प्लग कर दो, उनको रोक दो, वो होने मत दो। अगर कोई लिमिट स्विच टूटा हुआ है तो लिमिट स्विच बदल दो। नियर मिस है, कभी ना कभी नियर लिमिट स्विच नुकसान करेगा। अगर किसी केबल में जॉइंट है तो केबल की पूरी लेंथ चेंज कर दो। ये कहता है एरिक पीडी का सिद्धांत। वो ये नहीं कहता टेप एक की बजाय 2 बार, 2 बार की बजाय 4 बार लगा दो, नहीं। वो कहता है एलिमिनेट द हजार्ड। अगर नहीं एलिमिनेट कर पाते, रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट यूज मत करो, आइसोलेशन कर दो उस सिस्टम का। आइसोलेशन भी नहीं हो पाता, कंट्रोल करो।
कि उसमें मिनिमम फ्लो हो इलेक्ट्रिसिटी का, या इतना हो जितना वो स्टैंडर्ड में है। और यदि कंट्रोल भी नहीं हो पाता ERIC, तो PPE यूज करो। वहां जितने लोग जाएं विदाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना जाएं। वहां की स्लिपरी सरफेस ना हो, वहां वेट सरफेस एरिया ना हो, वहां मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा ना हो, वहां फायर की संभावना नील हो। और फिर डिसिप्लिन, ये सारी चीजें ईमानदारी से फॉलो की जाए, एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो इरिक्पिडी बाईपास है, क्लियर। आप मेरे से सहमत हैं या नहीं? जी सर। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से यदि ये रोकने हैं तो हमने नियर मिस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट करनी पड़ेगी, BBS सिस्टम लागू करना पड़ेगा। और फिर आप देखना आपकी यूनिट, आपकी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी इंडिया में। क्योंकि हमने मुद्रा कोड के ऊपर ये अप्लाई करके देख लिया। मैंने इंडिया के तमाम जितने भी पोर्ट हैं सबके ऊपर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से पहले सेफ्टी लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग की, और ये पाया है कि ड्रास्टिकली चेंज आया है। बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होता है, सिर्फ करना है, होगा, पक्का होगा, साइंटिफिक है। प्रॉब्लम तो वहां है, हम सोचते ज्यादा हैं, कर नहीं पाते। बस जिस दिन हम सुरक्षा को लेके कर देंगे तो पक्का हो जाएगा, इतनी सी बात है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता मैं आपको बहुत ज्यादा आपका कीमती समय लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, और कंक्लूजन यही है कि जनरल सेफ्टी बिहेवियरल सेफ्टी है, दैट्स कम्स अंडर योर डिसिप्लिन एंड योर बिहेवियर। और जो सोचा जा सकता है वो किया जा सकता है, आप कर सकते हैं और आप कमाल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आप सबको नमन करते हुए, क्योंकि आप सब सीनियर हैं और बहुत ही वैल्यूएबल पोजीशन पे बैठे हैं, और राष्ट्र को ऐसे समय पे चाहते हैं जब राष्ट्र अंधेरे में होता है, आप रोशनी देते हैं। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपका एक हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। और अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं HR हेड को भी कहना चाहूंगा कि मैं 2 शब्द जरूर कहें, और इसके पश्चात हम सुरक्षा प्रतिज्ञा करेंगे और फिर सेशन ऑफ है। बट प्लीज कॉल कर दो, कॉल करके मैं बुला लेता हूँ। आप कोई भी जो यहाँ है ना, नहीं सुनो, आप में से जो भी ऐड करना चाहें इस बात को, थैंक यू नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हायरार्की जो एज पर योर हायरार्की। यस सर। सर आज के सेशन के बारे में बोलना चाहूँगा कि आपने जो भी जनरल सेफ्टी के बारे में बताया वो हम सभी को ध्यान में रखते हुए रोजाना का पालन करना चाहिए, ताकि हम इस तरह के कोई भी इंसिडेंट को हम अवॉइड कर सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने से। इसके अलावा आपने अन्य काफ़ी पहलुओं पे भी अच्छा ज्ञान दिया, जो कि हम आगे आने वाले समय में अपने कार्य में इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। करेक्ट सर, सो नाइस ऑफ यू। अब हम सुरक्षा प्रतिज्ञा करते हैं। सभी साथी अपनी लोकेशन पर रहते हुए ऐसे हाथ उठा लेंगे, और मैं बोलता हूं पहले, फिर आप बोलेंगे कि हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। हम असुरक्षित कार्य नहीं करेंगे तथा दूसरों को असुरक्षित कार्य करने से रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत।
ओवर टू यू सर। अब आप अपने कार्यस्थलों पे जा सकते हैं और नमन के साथ मैं आपको सुरक्षित रहने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद, नमस्कार। Thank you, Devendra sir. Thanks a lot from Central Board of Irrigation and Power. म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सर। आपको याद कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे।